Standard 6 English Grammar Chapter 2 Relative and Interrogative Pronouns. First is relative pronouns. A relative pronoun refers to some noun mentioned previously. यानी relative pronouns जो होते हैं वो जो nouns पहले sentence में mention हो चुके हैं उनको refer करते हैं, उनके बारे में बताते हैं. तो a relative pronoun refers to some noun mentioned previously. ये हो गई relative pronoun की define. It also joins two sentences together. वो दो sentences को join करने का काम भी करता है. Whom, whose, which, what and that are relative pronouns. See the example. I met Namya who had just returned from Canada. तो जो नम्या है वो नाउन है और उसके लिए हूँ प्रोनाउन है, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन है. उसी तरह से शी फाउंड द पेन विच शी हैड लॉस्ट, तो विच पेन. हियर इज़ द बुक दैट यू लेंट मी, तो बुक के लिए दैट. देन द गर्ल, गर्ल के लिए हुज. तो इस तरह से हूँ, विच, दैट, हुज रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ किए हैं. Now, see. As a general rule, who, whom and whose are used generally for persons only. तो ये जो who, whom और whose हैं वो सिर्फ persons के लिए यूज़ होते हैं. The man, whom, तो man के लिए whom. He is the boy के लिए whom. She is the lady, whose. तो इस तरह से person के लिए ही यूज़ होते हैं. Now, who is sometimes used for referring to animals also. अब ये एक्सेप्शन है. कैसे? तो हूँ जो है वो हमने जैसे देखा ऊपर के रूल में कि वो पर्सन्स के लिए ही यूज़ होता है, पर समटाइम्स एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं. तो एनिमल्स के लिए क्यों यूज़ करते हैं? जब कोई एनिमल आपका बहुत ही क्लोज होता है या आपका पेट होता है तो आप उसके लिए ही या शी यूज़ करते हैं ना, उसी तरह से उसके लिए हूँ यूज़ होता है. जैसे कि मिस्टर डेविड इज़ लुकिंग फॉर हिज कैट हु इज़ सिटिंग बिहाइंड द बुश. तो यहाँ पे जो कैट है वो मिस्टर डेविड की पेट है, इसलिए उसके लिए हूँ यूज़ किया है. नाउ another exception you can see whose is sometimes also used for things without life. मतलब नॉन लिविंग थिंग के लिए कभी कभी whose यूज़ करते हैं. जैसे एनिमल्स के लिए who यूज़ करते हैं, उसी तरह से नॉन लिविंग के लिए कभी कभी whose भी यूज़ करते हैं. जैसे कि this is the question whose answer has not been found. The sun whose rays give life to the earth was regarded by the ancients as a god. तो यहाँ पे क्वेश्चन भी नॉन लिविंग है, उसके लिए whose. द सन उसके लिए भी whose. नेक्स्ट इज विच. तो विच इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ एंड फॉर एनिमल्स. विच किसके लिए यूज़ होता है? थिंग्स विदाउट लाइफ, नॉन लिविंग और एनिमल. जनरली विच ही यूज़ होता है नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए, पर समटाइम्स इन सम एक्सेप्शंस हूँ और हुज यूज़ होता है. द कार विच आई हैड हायर ब्रोक डाउन. द डॉग विच आई हैव रिसेंटली बॉट इज़ एन अल्सेशियन. तो कार के लिए विच, डॉग के लिए भी विच. ओके, नेक्स्ट इज दैट. That is often used in place of whom, or which. तो that को whom और which की जगह पे यूज़ किया जाता है, but never for whose. whose की जगह पे यूज़ नहीं कर सकते. It is used for both persons and things.
दैट जो है वो पर्सन के लिए भी यूज़ करते हैं, थिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं। दिस इज़ द बॉय दैट आई टोल्ड यू, द बॉय हु भी यूज़ कर सकते हैं और दैट भी यूज़ कर सकते हैं। द हाउस दैट, द हाउस के लिए इट भी यूज़ कर सकते हैं और दैट भी। आई हैव लॉस्ट द वॉच, द वॉच के लिए विच भी यूज़ हो सकता है, यहाँ पे दैट यूज़ किया है। तो इस तरह से दैट जो है वो हु, होम और विच की जगह पे भी यूज़ होता है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको रीड करने हैं। वॉट, नेक्स्ट इज वॉट। वॉट रिफर्स टू थिंग्स ओनली, वॉट सिर्फ चीज़ों के लिए, ओनली फॉर थिंग्स। इट इज़ यूज्ड व्हेन द एंटीसीडेंट इज अंडरस्टूड, मतलब कि कोई भी चीज़ पहले मेंशन हो चुकी है सेंटेंस में, एंटीसीडेंट यानी प्रीवियसली मेंशन्ड थिंग, तो पहले मेंशन हो चुकी है एंड इज इक्विवेलेंट टू दैट विच। दैट विच वर्ड का मतलब क्या होता है, दैट विच मतलब कि वो जो चीज़ है, द थिंग विच जो चीज़ है, या कौन सी चीज़ है, वॉट यूज़ किया तो कौन सी चीज़। ओके, सो सी इन दिस एग्जाम्पल वॉट, दैट विच, वॉट मतलब कौन सी, कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। तो इस तरह से वॉट यूज़ किया जाता है थिंग के लिए और थिंग को जानने के लिए। दैट विच यानी कौन सी चीज़, जो चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो। आई से वॉट आई मीन, आई से दैट विच आई मीन, दैट विच मतलब दैट द थिंग, आई मीन वॉट आई से, मेरा मतलब है मैंने जो कहा। What is done cannot be undone, जो हो गया उसको अनडन नहीं कर सकते, जो डन हो गया उसको अनडन नहीं कर सकते। As the relative pronoun refers to a noun or pronoun, relative pronoun जो होता है वो क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, called its antecedent। जो भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन होता है उसको रिलेटिव प्रोनाउन का एंटेसिडेंट कहा जाता है। इट मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर एंड पर्सन एज इट्स एंटेसिडेंट। जो पहले मैंने कहा कि एंटेसिडेंट का मतलब होता है प्रीवियसली मेंशन्ड नाउन इन द सेंटेंस, सेंटेंस में पहले जो नाउन आ चुका है उसको कहेंगे एंटेसिडेंट, और उसके हिसाब से सेम नंबर एंड द पर्सन एज इट्स एंटीसीडेंट, तो उसके हिसाब से ही रिलेटिव प्रोनाउन को मेंशन किया जाता है। अब कैसे, ये मैं नीचे एग्जाम्पल में समझाऊंगी। रिमेंबर दैट द वर्ब शोज द नंबर एंड पर्सन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। तो सेंटेंस में जो भी वर्ब होगा वो कैसे मेंशन होगा, अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन। सेंटेंस में कितने नंबर्स या कितने पर्सन्स है उस हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन के साथ वर्ब यूज़ किया जाएगा। जैसे कि सी, द बॉय हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड, तो द बॉय सिंगुलर नाउन है, तो हु वॉज, हु के साथ क्या यूज़ किया, वॉज यूज़ किया, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। द बॉयज़ हु वर लेजी वर पनिश्ड, तो द बॉयज़ के साथ हु के साथ वर यूज़ किया, यहाँ पे भी हु है, यहाँ पे भी हु है, यहाँ पे वॉज, यहाँ पे वेर। क्यों, क्योंकि नाउन यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ पे प्लूरल है। तो इस हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो वर्ब यूज़ किया जाए दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नाउन दैट एंटीसीडेंट। सेम एज नीचे भी उसी तरह से दोनों एग्जाम्पल्स हैं। देन देयर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू, you have to fill the blanks with suitable relative pronouns। बहुत इजी है, आपको खुद करनी है। 13 एक्सरसाइज, 13 फिलिंग द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस लर्न करेंगे। ओके।